गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सबका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की वही सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। आज उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं एक स्टेप। चलिए देखते हैं पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डाइवर्सिटी। क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा डाइवर्सिटी, इंडिया की अमेजिंग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे अलग अलग लैंग्वेजेस, फूड, फेस्टिवल और रिलीजियस हमारे देश को इतना स्पेशल बनाते हैं ना। हमने ये भी सीखा कि डिफरेंसेस कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि इनकी वजह से हमारी लाइफ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर सपोज दैट मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सोचो क्या होता जब हम इन डिफरेंसेस को अच्छी नज़र से नहीं देखते। क्या होता जब हम सोचते कि बस हमारा ही जीने का तरीका सही है और जो लोग हमसे अलग हैं हम उन्हें अपने से छोटा समझते हैं। और यहीं से शुरू हो जाता है हमारा चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विविधता और भेदभाव। आज हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे। हम दो बहुत पावरफुल और नेगेटिव आइडियाज़ के बारे में सीखेंगे। एक तो होता है प्रिजुडाइज। क्या होता है? प्रिजुडाइज, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब चलो प्रिजुडाइज का मतलब यहीं पे बता देती हूँ। सोचो आपने कोई फूड टेस्ट करने से पहले डिसाइड कर लिया कि वो बेकार है। सपोज दैट कि आपकी मदर ने आपके लिए खाना बनाया, आपके लिए उन्होंने प्लेट में सर्व किया और आपने उसे टेस्ट किए बिना बोल दिया नहीं मम्मी मुझे नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है। ठीक है। प्रेजुडाइज भी कुछ बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब हम किसी को जाने बिना, जब हम किसी को नहीं जानते हैं, बिना ठीक से जाने उनके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, मतलब प्री जज कर लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, एक नया स्टूडेंट आया और वो आपने उससे फ्रेंडशिप नहीं की, आपने उससे कुछ नहीं पूछा, बस उसका थोड़े से कपड़े ख़राब थे और वो थोड़ा सा कम बोलता था और थोड़ा सा डरा सहमा सा रहता था, तो आपने जज कर लिया कि ये छोटे घर से आया हुआ लड़का, ये डर रहा है। तो आपने बिना उससे कुछ बोले, बिना उसके बारे में जाने अपने माइंड में एक इमेज बना ली, एक फ्रेम बना लिया कि ये लड़का तो बेकार है, ये उसमें से बिलोंग करता है। तो यहीं से शुरू हो जाता है हमारा इसी का मतलब होता है कि हमने प्री जज कर लिया। प्रीजुडाइज मतलब प्री जज कर लिया, पहले से उसके बारे में उसको जज कर लिया है, पहले से उसके बारे में एक ओपिनियन बना लिया। इसी को बोलते हैं प्रिजुडाइज। ठीक है। और यहीं से शुरू होती है चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन की। जब तक वो चीज़ें खाना अलग, डांस अलग, कपड़े अलग, कल्चर अलग, कस्टम अलग, लेकिन सब साथ में रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। लेकिन जब आप भेदभाव करने लगते हो चीज़ों में, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, तू बुरा मैं अच्छा, ये चीज़ें शुरू जहाँ से होती हैं, यहाँ से शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। एक और वर्ड होता है स्टीरियोटाइप्स। क्या होता है? एक और वर्ड होता है स्टीरियोटाइप्स। एक वर्ड होता है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है आप मुझे बताओगे? स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स ये तब होता है जब हम लोगों को एक फिक्स्ड इमेज में बांध देते हैं। जैसे सोचना कि सारे लड़के शरारती होते हैं या शहर के लोग सेल्फिश होते हैं, हम उन्हें एक बॉक्स में फिट कर देते हैं और उनकी असली पहचान को नहीं देखते। जैसे हम लोग भी ये बोलते हैं ना कि अरे गांव के लोग हैं तो बेकार होंगे, ऐसे हैं, या फिर ऐसा आपको ये लगता है कि जो बहुत बड़े स्कूलों में जाने लगते हैं जो बच्चे हैं, जो ऐसे हो जाते हैं, तो फिर उनके माइंड का एक फ्रेम हो जाता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ी जगह रह रहा हूँ, मैं बड़े स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वो गाँव के बच्चे हैं, वो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं तो खराब है। आपके माइंड का भी फ्रेम ऐसा बन जाता है। तो ये हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, कि जब हम पूरी की पूरी उसको एक फिक्स्ड इमेज में बांध देते हैं कि हाँ ये कम्युनिटी है तो ये खराब ही कम्युनिटी होगी, या इनके बारे में जो हमने एक दो चार लोगों के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने उस पूरी कैटेगरी को एक इमेज बना दी है, उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। ठीक है। जब ये गलत सोच, ये गलत काम में बदल जाती है तो उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। पहले तो हमारे दिमाग में उलझुल ख्याल आने लगते हैं ऐसे कि हाँ ऐसा ऐसा है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो छोटे, हम जिनको समझ लेते हैं कि वो छोटे हैं, फिर हम उनसे दूर रहने लगते हैं, उनसे बोलते नहीं है, उनको ऐसे अरे तू दूर रह मेरे पास मत आ, ऐसे करके जब हम ट्रीट करने लगते हैं, गलत तरीके से अनफेयर एक्शंस करने लगते हैं, तो इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। ठीक है। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इससे समाज में इनइक्वालिटी कैसे पैदा होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबकी इक्वालिटी के लिए क्या कहता है। तो आप सब रेडी हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ये जानने के लिए कि हम अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हुए डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड चैप्टर जो है पॉलिटी के क्लास 6 का, वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैंने आपको प्रिजुडाइज का मतलब समझाया। प्रिजुडाइज का मतलब क्या समझाया मैंने आपको, कि किसी को प्री जज करना, इसको बोलते हैं प्रीजुडाइज। ठीक है। किसी को प्री जज करना जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रीजुडाइज। ठीक है। अब डिफरेंस और प्रीजुडाइज अंतर है। डिफरेंस हमारी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे देखो यहाँ पे ये सब, ये सारे अलग अलग लोग हैं, ये सारे ही लोग अलग अलग हैं, लेकिन ये एक साथ हैं, इसका मतलब ये डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ये इंसान क्या है, ये इंसान व्हील चेयर पे है, मान लो इस लड़की ने थोड़े से कम कपड़े खराब पहने, इसने कपड़े खराब पहने, है ना, इसने तो सिर्फ बनियान और वो पहन रखा है निकर, तो इसको हम अगर ये सारे एक दूसरे का हाथ छोड़ के इन तीनों को एक कैटेगरी में कर दें और ये बाकी सारे अच्छे वाले एक कैटेगरी में हो जाए, और दिमाग में बिठा लें कि छोटे लोग हैं, अरे ये तो चल नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकता है, अरे इसके पास तो कपड़े नहीं है पहनने, कोई गरीब घर से है, अगर वो ऐसा फ्रेम बना लेते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं प्रिजुडाइज। तो ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी लिखी, हम एक स्टोरी के बेसिस पे इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अगर पहली चीज़, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आपको कोई इशू नहीं, आप आराम से पूरे वीडियो को एकदम डिटेल में देखो। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने प्रिजुडाइज
पढ़ लिया, डाइवर्सिटी पढ़ ली, डिस्क्रिमिनेशन समझ लिया। आप चाहो तो एक बार इस स्टोरी को गो थ्रू कर लो, बहुत अच्छी बात होगी कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसको लेके। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लास 6 की पॉलिटी है, हम इसे स्किप कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को लेकर आपका फ्रेम एकदम क्लियर है तो आप इसे स्किप कर दो। लेकिन आई मस्ट से कि अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप शुरू से पढ़ रहे हो, तो आपको एक बार 2x की स्पीड में, 3 की स्पीड में आपको इस वीडियो को एक बार देख लेना चाहिए। और आप कोई भी एक चैप्टर जब हम स्किप कर देते हैं तो वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा अफेक्ट करता है। क्योंकि जैसे अभी आपने डाइवर्सिटी पढ़ा, अगर मैंने आपको डाइवर्सिटी ना पढ़ा के डायरेक्ट डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया होता तो शायद आपका डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो लगभग यहाँ पर देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। यहाँ पर हम कैसे रहते हैं, क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं और चीज़ों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर सारी चीज़ों को बताती हैं। और ये सब 2 चीज़ों की वजह से होता है। जोग्राफिकल, इसके 2 चीज़ों के इन्फ्लुएंस में होती है चीज़ें। एक जोग्राफिकल होता है, हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर पुराने टाइम से कौन सी चीज़ें चली आ रही हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि हमारी कंट्री कितने डाइवर्स है। यहाँ पे 8 मेजर रिलीजन्स हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी रिलीजन्स हैं वो इंडिया में इकट्ठा है। ठीक है, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कुछ हिंदू कंट्रीज़ हैं, कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, बट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री विथ 8 मेजर रिलीजन्स विच आर लिविंग इन दिस प्लेस इक्वली। ठीक है, तो एवरी सिंगल ऑफ देम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। लगभग हमारे इंडिया में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म है। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी को भी, लेकिन इस डाइवर्सिटी को लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या होता है, हमेशा उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ सेफ और सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये तो आप जानते होंगे, जो आदिवासी होते हैं, अगर आपको कहा जाए आप उनके साथ रहो या आप उनके साथ फ्रेंडशिप कर लो, आप नहीं करोगे क्योंकि आप उनके साथ सेफ और सिक्योर फील नहीं करते, जो कि गलत है। ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं या वो चीज़ें हैं, लेकिन वो आपकी मेंटेलिटी है। ठीक है, वो आपके दिमाग में बैठाया गया है कि इससे तू मत बोलना, ये मत करना, ऐसा मत करना, ये रीज़न है। ठीक है, देखते हैं कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि हमसे पूरी तरह ही अलग होते हैं, जो एकदम स्ट्रेंज, एकदम अनफेमिलियर होते हैं। उस टाइम पर हमें समझ नहीं आता कि वो हमसे अलग क्यों हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनका अपना ओपिनियन होता है। पीपल आर ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। जो लोग उनकी तरह नहीं दिखते हैं, लोग उनके लिए अपना एक अलग ही ओपिनियन बना लेते हैं, एक दिमाग में एक फ्रेम बना लेते हैं, बिना उसको जाने, बिना किसी उससे मिले या बात किए, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा आपके अकॉर्डिंग ट्रू है रूरल और अर्बन के हिसाब से, उसमें आप टिक करना है और आप जिसके साथ एग्री करते हो। ठीक है, और अपने आसपास आप ऐसी प्रिजुडाइज यानी कि प्री जज वाली कौन सी चीज़ देखते हो, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगी और इसको आप क्या समझते हो, आप उसी अकॉर्डिंग उसको बताना। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। क्या आप ये मानते हो कि इंडिया में ज़्यादा तक पॉपुलेशन गाँव की है? डू यू एग्री और नॉट? आई थिंक यू सेड यस। ओके, विलेजेस डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। क्या आपको लगता है कि जो गांव में लोग रहते हैं वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, वो बहुत ही दिमाग से ऐसे ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें सोचते रहते हैं? मैं तो एग्री नहीं करती इस पॉइंट से। अब आप इस पर अपना ओपिनियन बताओ। अगर आप एग्री करते हो तो क्यों एग्री करते हो, उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। पीपल इन दिस विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे गाँव में, बहुत सारी जगहों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जा रहा है। ये कहना तो गलत है कि वहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं इसलिए वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं। डू यू एग्री? आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस। इफ यू आर एग्री देन एक्सप्लेन योर रीजन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, in peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 working hours in working in the field. क्या आपको लगता है कि जब खेत कटाई होती है फिर उस टाइम पे 12 से 14 घंटे घर भर के लोग वहाँ पर फील्ड में स्पेंड करते हैं? ये एक जनरल केस की बात हो रही है। जनरल केस की बात करना, ये मत करना एक्सेप्शंस मत बताना कि हर गाँव में 4-5 घर ऐसे हैं, 10 घर ऐसे हैं। मैं एक पूरे प्रॉपर गाँव की बात कर रही हूँ, आप उसके मेजोरिटी के बेसिस पे बताओ। मुझे नहीं लगता ऐसा है। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। क्या गाँव के लोगों को शहर जाकर काम ढूंढने की जरूरत पड़ रही है? कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस भी पूरी तरीके से सही नहीं है। मुझे तो इसमें एक ही सेंटेंस सही लगा, बट आपका अपना ओपिनियन जो भी आप उसे शेयर करो। अब बोला है कि अगर हम शहरी लोगों को देखें तो लाइफ इज इन द सिटी इज ईजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। क्या शहर में जीना आसान है? यहाँ पे रह रहे लोग सारे के सारे खराब हैं, बिगड़े हुए हैं और आलसी हैं। तो शहर में रहने वाले लोग काम नहीं करते, शहर के लोग मेहनती नहीं हो सकते हैं, ये कहना कहाँ से सही हुआ? इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। सबके ऊपर क्या ये अप्लाई होता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते? क्या शहर के लोग एक दूसरे के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड करते हैं? अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। दिस सेंटेंस इज नॉट मैंडेटरी। ये हमारे दिमाग के प्रेजुडाइज को बताता है। ये क्या बताता है हमारे दिमाग में कि हमने प्री जज कर लिया है कि शहर में रहने वाले लोग सिर्फ पैसे की वैल्यू करते हैं, वो इंसानों की वैल्यू नहीं करते हैं। लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। शहर में रहना बहुत महंगा है, लेकिन एक जो इंसान अर्न करता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट वो रेंट में और ट्रांसपोर्ट में दे देता है। सपोज दैट अगर मैं शहर में रह रही हूँ और एक बहुत सिंपल प्लेस पे रह रही हूँ तो, और मेरी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ और मैं उसमें से
10,000 रेंट दे रही हूँ और 3-4 हज़ार ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रही हूँ, तो क्या मैं बहुत बड़ा पार्ट ऐसा करके मैं 25% भी अपना उस पर खर्च कर रही हूँ? नहीं कर रही। तो ये तो अपने अपने खर्चे पे डिपेंड कर रहा है ना। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। ये कहना कहाँ से सही है कि जो शहर में लोग रहते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो करप्ट होते हैं, धोखेबाज होते हैं और बहुत वैसे होते हैं? ये तो गलत सेंटेंस है। अब आप इस पर जो भी आपका ओपिनियन है वो आप शेयर करो, ठीक है। Some of these statements see villagers as ignorant and superstitious and see people in cities as money-minded, lazy and cunning. हम इसमें हमने पढ़ के इतनी सारी चीज़ें देखी कि लोगों को उन्होंने गांव के लोगों को ऐसा बना दिया है और शहर के लोगों को एक ऐसा बना दिया है, एक ऐसा फ्रेम बना दिया है। ये हमारे मन का प्री जज किया हुआ, ये हम उनके लिए अपने मन में इमेज फ्रेम करके चलते हैं कि शहर के लोग हैं तो ऐसे होंगे और गाँव के लोग हैं तो ऐसे होंगे, ठीक है। प्रिजुडाइज का मतलब ये होता है दूसरों को जज करना, लेकिन नेगेटिवली, और उनसे खुद से उनको हमेशा कम देखना, इसे ही बोलते हैं प्रिजुडाइज, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज़ें आप प्रिजुडाइज के बारे में समझो। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कई बार कलर, गोरे काले की वजह से अगर कोई काला है तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर का एटीट्यूड होता है ना कि हम 3-4 दोस्त हैं तो हम सारी, अगर स्मार्ट है तो चारों स्मार्ट हैं। और आपने देखा होगा कि जो थोड़े से डाउन कलर में डाउन है या फिर थोड़ा सा उनका रहना खाना थोड़ा सा डाउन है तो वो उनका ग्रुप अलग हो जाता है, और जो ये रईस मतलब एक अलग ही चार के यहाँ बहुत टशन में रह रहे हैं तो इनका ग्रुप अलग हो जाता है। तो ये लोगों की अपनी मेंटेलिटी है, ये कहीं और से नहीं आता है, ये सिर्फ लोगों के अपने दिमाग में वो होता है कि हाँ वो क्या सोच रहे हैं कैसे नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अब स्टीरियोटाइप्स भी मैंने आपको भी शुरू में एक्सप्लेन कर दिया कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। टेल मी व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ना स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। देखो स्टीरियोटाइप्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया था। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है, सीधे शब्दों में अगर हम बात करें स्टीरियोटाइप्स का, तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी ग्रुप के लोगों के बारे में एक पक्की और अधूरी सोच बना लेना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो शहर के लोग हैं तो उनके बारे में हमने ऐसा सोच ले लिया, हमने वहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके बारे में। तो किसी के बारे में एक पक्की और अधूरी सोच बना लेना बिना उन्हें ठीक से जाने, या एक तरीके का उन्हें लेवल लगा देना कि जब हम किसी एक इंसान या एक छोटी सी बात के बेसिस पर पूरे ग्रुप या पूरे ग्रुप को एक ही जैसा मान लेते हैं तो उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे हमने शहर के 4 बिगड़े हुए लोगों को देखा, 4 बिगड़े लोगों को देखा और हमने बोल दिया कि पूरा का पूरा शहर ही करप्ट है, पूरा का पूरा शहर ही करप्ट है। हमने देखा 4 बच्चे हैं वो बहुत ही बदतमीज़ हैं, बेकार हैं, तो हमने पूरे ही शहर के बच्चों के लिए एक फ्रेम दे दिया कि पूरे शहर के बच्चे ही बेकार होते हैं। तो ये जो हम एक छोटे से डेटा के बेसिस पे पूरी कम्युनिटी, पूरे ग्रुप को जो हम एनालाइज करते हैं, इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टीरियोटाइप। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम सब जानते हैं भेदभाव। अगर आप लोग अपने घर परिवार गांव में देखो तो लड़का लड़की का डिफरेंस होता है कि अरे उनके घर पे तो लड़का हुआ है तो लोग अलग सेलिब्रेशन करते हैं, लड़की हुई है तो लोग अलग तरीके से मतलब बहुत डाउन फील करने लगते हैं, बहुत लो फील करने लगते हैं। ये डिफरेंसेस तो आप सब जानते हो, लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि वो लड़का है लड़की है। मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल, इट इज़ गिवन, वेयर व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट। इसमें सोचने वाली क्या बात है कि वो लड़का है लड़की। चलो हम देखते हैं कुछ चीज़ें कि इसमें ये 5 क्वालिटीज़ दी हुई हैं, 2 सेक्शन दिए हुए हैं और ये कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं। अब आपको इनमें फिल करना है कि लोगों का फ्रेम है कि दे आर वेल बिहेव्ड। अगर कोई कायदे से बहुत संस्कारी है, बहुत वो रह रहा है, ये लाइन किसके लिए लोग सोसाइटी में फिट करते हैं कि लड़की है तो आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स में अपने बुआ चाचा होंगे आपके, या फिर चाचा चाची होंगे आपके, मदर फादर ही होंगे, आप उनको ही ले लो। तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पापा आपके कभी थोड़ा सा रूड होकर बोल सकते हैं, थोड़ा चिल्ला के बोल सकते हैं, बट आपकी मम्मी के लिए एक फ्रेम है ना कि वो सबसे प्यार से बात करेंगी। सेम आपकी बुआ चाचा पे अप्लाई होता है, सेम आप भाई बहन पे होता है कि ऐसा होता है ना कि आप बाहर बदतमीजी से बात कर लेते हो, कभी कभी कोई गाली दे रहा है, लेकिन आपकी घर में जो लेडीज़ हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो उनको बहुत पोलाइटली वेल बिहेव करना है। तो ये फ्रेम पहला किसके इसमें जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो पहला गर्ल्स में जाएगा। फिर दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, वो उनको धीरे बोलना और उनकी आवाज़ प्यार से बोलने, लड़के चिल्ला सकते हैं, तो ये भी किसमें जाएगा, गर्ल्स में जाएगा। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, किस ये कौन बोलता है कि लड़के ही 25 किलो 30 किलो 40 किलो के बोरे का सामान उठा सकते हैं, लड़कियां नहीं उठा सकती हैं। लेकिन जो सोसाइटी का फ्रेम है वो क्या बोलता है, ये वो यही बोलता है कि बॉयज़ जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर नॉटी, नॉटी का भी सेंस जाता है लड़कों के लिए। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, लड़कों के लिए आता है क्रिकेट खेलना, वो बाहर फुटबॉल खेलते हैं, और लड़कियों के लिए क्या बोलते हैं लोग कि डांस और पेंटिंग में इंटरेस्टेड है। आपने वो एडवर्टाइज देखा लड़के रोते नहीं वाला, तो दे डोंट क्राई किसके लिए हो जाएगा, बॉयज़ के लिए। दे आर राउडी, बॉयज़ के लिए। दे आर गुड एट स्पोर्ट, बॉयज़ के लिए। अब खाना किसको बनाना है, ये कहीं पर लिखा नहीं है कि आपकी मदर आपकी सिस्टर ही कुकिंग करेंगे, आप कुक नहीं कर सकते हो। लेकिन इन जनरल वेज में सोसाइटी में क्या सोचा जाता है कि औरतें ही घर का खाना बनाएंगी, आदमी है तो आदमी घर का खाना नहीं बनाएगा, लड़का है तो लड़का खाना नहीं बनाएगा, ये काम औरतों का होता है। तो लोगों ने फ्रेम बना दिया है कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी। इमोशनल, ऐसा माना जाता है कि कुछ भी छोटी सी बात होती है लड़कियां रोने लग जाती हैं तो लड़कियां इमोशनल होती हैं, लड़के इमोशनल नहीं होते हैं। ऐसा किसने कहा कि लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़के भी बिल्कुल इमोशनल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले से हमारी सोसाइटी में माइंड मेकअप बन चुका है और यही फ्रेम चलता जा रहा है, तो जो कि इसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, समझ में आया। पीपल से ऑल शॉर्ट्स ऑफ थिंग, ये देखो इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर ये व्हील चेयर पे हैं तो 4, अगर स्कूल में है या कॉलेज में है तो ऐसे बोलेंगे उसके पास नहीं आया, तुम तो बहुत अलग हो। तो वो इंसान, उसका कॉन्फिडेंस लो जाता है, वो अपने आप को अलग मानने लग जाता है। वो अलग नहीं होता, लेकिन उसे अलग बोल बोल कर बता दिया जाता है कि तुम अलग हो, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये था स्टीरियोटाइप का कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया स्टीरियोटाइप का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट एज अ स्टीरियोटाइप। जब हम एक ग्रुप के पीपल को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। इज इट ओके? चलो अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये दो टर्म्स हैं, एक इनइक्वालिटी, एक डिस्क्रिमिनेशन। ये तो मैं ऊपर वैसे डिस्क्रिमिनेशन आपको बता चुकी हूँ, भेदभाव, लेकिन इनइक्वालिटी चलिए तो हम देखते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता, यानी कि गैर बराबरी, या फिर जब दो लोग इक्वल नहीं होते हैं। ये तब होता है जब कुछ लोगों के पास दूसरों के मुकाबले में रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ कम होते हैं। ये चॉइस की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम की वजह से होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब सोसाइटी में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, तो ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी वहाँ पे होती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि एक अमीर बच्चा बड़े प्राइवेट स्कूल में जा सकता है, बीमार होने पर बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है, वहीं एक गरीब बच्चा शायद स्कूल जा ही नहीं पाए या उससे सरकारी हॉस्पिटल की लंबी लाइन में लगना पड़े। दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। आप दोनों में डिफरेंस समझो। यहाँ दोनों बच्चों को बराबर के मौके नहीं मिल रहे हैं, इससे ही इनइक्वालिटी कहते हैं। इंडिया में कास्ट सिस्टम भी इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ कुछ जातियों को, कुछ कास्ट को उनके बर्थ के बेसिस पर, उनके कहाँ पर वो बड़े घरों में पैदा हुए हैं तो उन्हें उनके राइट्स अलग बना दिए गए हैं कि हाँ उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा, उनको सारी चीज़ें इजीली अवेल करा दी जाएंगी, वहीं जो गरीब हैं उनको उस चीज़ से दूर रखा जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है मैंने आपको बताया। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अभी हमने प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप से सारी चीज़ों पर क्लियर किए हैं। प्रिजुडाइज मतलब प्रीजज, स्टीरियोटाइप मतलब हम एक ग्रुप को लेकर एक अलग ही अपनी मेंटेलिटी बना लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ये तब होता है जब हम किसी के बारे में पहले से बनी हुई गलत सोच के कारण उसके साथ बुरा या बहुत अलग सा बिहेव करते हैं। ये एक एक्शन है, इसे ही डिस्क्रिमिनेशन को ही क्या कहते हैं। जो हम जैसे बोला ना मैंने कि हम किसी, ये तब होता है जब हम किसी के बारे में पहले से बनी हुई सोच को गलत बनी हुई मतलब सॉरी एक सेकंड, ये ऐसा तब होता है ना जब हम किसी के बारे में पहले से बनी हुई गलत सोच के कारण उसके साथ बुरा या अलग बिहेव करते हैं, जिसे हम प्रिजुडाइज या स्टीरियोटाइप भी कहते हैं ना। जब जैसे कि जब ये जो प्रिजुडाइज है और ये जो स्टीरियोटाइप्स है, जब इन्हीं गलत सोच की वजह से लोगों से हम बुरा बर्ताव करते हैं, उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई लैंडलॉर्ड किसी को सिर्फ इसलिए घर किराए पर ना दे क्योंकि वो एक अलग धर्म का है, तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। अगर किसी को उसकी जाति की वजह से गांव के हैंडपंप से पानी ना भरने दिया जाए, पुराने समय में ऐसा होता था, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज्म है। किसी को उसके स्किन के कलर या कपड़ों के स्टाइल का मजाक उड़ाया जाए, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लाइफ है। वो पढ़ाई में इतने ब्रिलियंट थे, लेकिन बचपन में ही उन्हें उनकी जाति के कारण क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। ये उनके साथ हुआ डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है हम देख लेते हैं। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में फ़र्क क्या है? इनइक्वालिटी होती है ये रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी से जुड़ी हुई है। डिस्क्रिमिनेशन ये लोगों के बुरे बिहेवियर और एक्शन से जुड़ा हुआ है। इनइक्वालिटी में क्या होता है? ये एक कंडीशन है, जैसे गरीबी। डिस्क्रिमिनेशन के देखें तो ये काम है, जैसे नौकरी ना देना, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक एक्शन है। तो इनइक्वालिटी कंडीशंस पे होती है, डिस्क्रिमिनेशन एक्शन पे होता है। ठीक है, अक्सर इनइक्वालिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम ने लोगों को ऊपर नीचे बांट दिया है, इसलिए ऊंचे कास्ट के लोगों ने नीचे कास्ट के लोगों से भेदभाव करना शुरू कर दिया। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि सभी सिटीजन्स बराबर हैं और किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति, जेंडर या जन्म के अकॉर्डिंग आधार पर उनके साथ भेदभाव करना इलीगल है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि वो कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न अ लाइवलीहुड। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। पीपल अलग अलग कामों में एंगेज हैं, जैसे कि टीचिंग हो गई, वीविंग हो गई, पोट्री हो गई, कारपेंट्री हो गई। इन सब एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग वॉशरूम और ऐसे बहुत सारी चीज़ों में क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क आर लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी एंड इम्प्योर। तो क्या कहना चाह रहे हैं? लोग अपने कमाई के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए ऐसे काम करते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं ऐसा काम करते हैं, जैसे कि वो कटिंग हेयर कर रहे हैं, गार्बेज उठा रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, कूड़े वाला है, ये सब है, तो इनको लोगों ने एक कैटेगरी में डाल दिया है कि ये डर्टी और इम्प्योर हैं। मतलब उनको उन्होंने एक उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो दिस बिलीफ इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसी बात को करते हुए कि कास्टिज्म के उस पर उन्होंने वो कर दिया है कि ये इसके अगेंस्ट है। कास्ट सिस्टम में क्या होता है? कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर। एक सीढ़ी की तरह है। उन्होंने कास्ट सिस्टम में क्या कर दिया है कि एक सीढ़ी बना दी, इसके ऊपर बड़े वाले रिच लोग हैं, इसके ऊपर गरीब लोग हैं, इसके ऊपर नीची जात के लोग हैं, इसके ऊपर जात के लोग हैं, ऐसा उन्होंने वो बना दिया। जो लोग खुद को ऊपर रखते हैं उस सीढ़ी में, उन्हें कहते हैं अपर कास्ट के हैं वो, और वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जो लोग बॉटम में हैं उन्हें कहते हैं अनवर्दी हैं, अनटचेबल्स हैं, जिसे मतलब छुआ नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें कर दी। जैसे कि दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो इज कॉल्ड लोअर कास्ट। ऐसे कि जैसे दलित हैं उनको लोगों ने लोअर कास्ट में रख दिया और उनके लिए एक वर्ड दिया अनटचेबल्स, ऐसा लोगों का वो है। तो गवर्नमेंट ने इन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोला? शेड्यूल्ड कास्ट बोला। किसको? दलित्स, एसटीज,
ये सारे दलित्स को उन्होंने ओबीसी में रखा, एससी और एसटी को उन्होंने शेड्यूल कास्ट में डाल दिया। ठीक है, तो आपने समझा कि डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप्स ये चीज़ें क्या हुई। आप क्या सोचते हो कि पर्सन जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है वो कैसा फील करता है। ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो आपको छोटी छोटी करके आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो आप ये समझ गए कि क्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 year old. He had gone with his father and cousins to meet his father in कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र। भीमराव अम्बेडकर एक बहुत बड़े भारत के नेता थे। उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर शेयर किया जो कि 1901 में हुआ था और वो उस टाइम पे 9 साल के थे और वो अपने भाई और कजिन्स के साथ अपने पापा से कोरेगांव में, जो कि अभी महाराष्ट्र में, वहाँ उनसे मिलने जाते हैं। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कुछ ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटा बीत गया, स्टेशन मास्टर आया पूछने के लिए, तो उसने हमसे हमारी टिकट्स के लिए पूछा, हमने उसे दिखाया तो उसने मतलब ऐसे बोला कि तुम कौन हो ऐसा करके। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम बट दैट नाइदर हैड टर्नड अप एंड नॉट वी हैड नोन हाउ टू रीच कोरेगांव। उसने बोला कि वो अपने पापा से मिलने जाना चाहता है, उन पापा का इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई भी हमारे पास नहीं आया, ना तो हमें किसी ने वहाँ पर जाने का कोई, उनसे मिलने का कोई रास्ता बताया। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स। हमने बहुत, अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, कोई भी इस बेसिस पे जज नहीं कर सकता कि हम अनटचेबल्स के, यानी कि हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. बल्कि उसे ये लग रहा था कि हम ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं, हम इतने, वो इस चीज़ के लिए एकदम श्योर था। As is usual among the Hindus, the station master asked us who we are. और उसने हमसे पूछा स्टेशन मास्टर ने कि हम कौन हैं। Without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. मैंने बिना एक भी सेकंड सोचे मैंने बोल दिया कि हम महार्स हैं। महार्स एक कम्युनिटी है जिसे अनटचेबल्स कंसीडर किया जाता है। तो वो उसका चेहरा देखने लायक था, वो एकदम ऐसे मतलब जो देखता ही रह गया कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़ा रहा और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। और उसके बाद वी कुड सी, और फिर अचानक से उसके नेचर में चेंज आ गया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन। और वो फिर जैसे होता है ना कि जैसे हमें उसे पता चला कि अनटचेबल्स हैं तो वो उनको ऐसे कि हाँ ये तो लोअर कास्ट का है, इसको तो ऐसे कर देना है। तो एज सून एज ही हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वर। और जैसे उसने मेरा रिप्लाई सुना वो कमरे में चला गया और वहाँ जाकर खड़ा हो गया, वो वहाँ चला गया और हम जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। 15 से 20 मिनट बीत गए, सूरज लगभग डूबने को था। हमारे फादर अभी तक आए नहीं थे, ना ही उन्होंने किसी सर्वेंट को भेजा, ना ही हमें बुलाने के लिए, हमसे मिलने के लिए। नाउ द स्टेशन मास्टर हैज़, अब स्टेशन मास्टर भी जा चुका था। हम अब समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम जर्नी के शुरुआत में बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे, लेकिन अब हमारे मतलब एकदम उदास सा चेहरा हो गया भीमराव अम्बेडकर का। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज्ड टू डू। आधे घंटे बाद वो वापस आता और पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। एंड वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव। वो बोलता है कि अगर आप हमें एक बुलक कार्ट दिलवा देते, हायर कर देते, तो हम कोरेगांव तक चले जाते। एंड इफ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, देयर वर मेनी बुलक कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर। वो ऐसी ढेर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि अगर आप हमें बुलक कार्ट दिलवा देते तो ऐसा हो जाता, ऐसे करके। फिर स्टेशन मास्टर ने क्या किया, उनके लिए बैलगाड़ी का इंतजाम करने की कोशिश की। वहाँ बहुत सारी बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। जब एक बैलगाड़ी वाले से बात की तो उसने पूछा तुम कौन हो। जैसे ही भीमराव ने बताया कि वो महार हैं, सब कुछ बदल गया। महार जाति को उस समय अछूत माना जाता था, यानी अनटचेबल्स माना जाता था। ये सुनते ही बैलगाड़ी वालों के चेहरे बदल गए। एक भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इन बच्चों के बैठने से उनकी गाड़ी पॉल्यूटेड हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, ऐसा उन्हें लगा कि अगर वो ले जाएंगे तो उनकी गाड़ी पॉल्यूटेड हो जाएगी। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, फाउंड दैट मनी डिड द वर्क। बच्चों ने डबल किराया देने का ऑफर भी किया, लेकिन पैसे भी काम नहीं आए। कास्ट उनके पैसों से ज़्यादा भारी पड़ रही थी, है ना। फिर उसके बाद ऐसे ही वो लोग, स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग अवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब उसके बाद बच्चों को बैलगाड़ी चलानी होगी और वो उनके साथ पैदल चलेगा। भीमराव और उनके पास बैठे एक सेकंड, काफ़ी देर बाद क्या होता है, बैलगाड़ी वाला इस शर्त पर मानना कि वो गाड़ी खुद नहीं चलाएगा, बच्चों को बैलगाड़ी चलानी होगी और उनके साथ पैदल चलेगा। भीमराव और उनके भाई ने शर्त मान ली क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सफ़र में मतलब रास्ते में क्या हुआ, जब उन्हें प्यास लगी तो उन्हें कहीं पानी भी नहीं मिला। ये घटना जो भीमराव अम्बेडकर के मन पर एक ऐसा असर छोड़ गई कि उन्हें पहली बार इतने कठोर रूप से एहसास हुआ कि जाति के भेदभाव से कितना गहरा और अपमानजनक होता है, कितना बुरा फील हो सकता है। उन्हें उसके बाद उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद वो चीज़ उनको इतनी डिफिकल्ट लगी, इतना इंसल्टिंग फील हुआ कि यार बताओ कोई पीने के लिए पानी तक नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें बताता है कि हाँ कैसे डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दिस, ये सारी चीज़ें। फिर उनको यहाँ से ये चीज़ हो गई कि, और तब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये तो ऐसे नहीं चल पाएगा, है ना। तो इससे, इस स्टोरी से सीधा ये पता चलता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये केवल उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ और उनकी रिसोर्सेज से उन्हें वंचित करने से नहीं था, ये इकोनॉमिक चीज़ों से नहीं था, लेकिन ये उनके रेस्पेक्ट और डिग्निटी को भी क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, उन्हें हर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ के बाद ये हो गया, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी। अब स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी, इस बात का, स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी का सीधा सा मतलब है कि बराबरी के लिए लगातार कोशिश करते रहना। वो लोग इक्वालिटी के लिए हमेशा लड़ते रहना, कोशिश करते रहना। ये इस बात को मानते हैं कि हमारे समाज में
भेदभाव और असमानता है, और उसे ख़त्म करने के लिए लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी थी और आज भी कोशिश कर रहे हैं कि इक्वलिटी आ जाए हमारे सोसाइटी में, क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका कुछ लोग इसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रही है, तो इसलिए अभी भी उसके लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें चल रही हैं ताकि ये खत्म हो सके। तो ये चीज़ है स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें कैसे हुई, क्या हुआ। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब लीडर्स इस चीज़ के बारे में काफ़ी कंसर्न थे कि अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। Those who wrote the Constitution of India document that laid out the rule by which the nation would function were aware of the ways in which discrimination has been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle such as Dr. Bhimrao Ambedkar had also fought for the rights of the Dalits. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया कि हमारे सोसाइटी में वो लोग, उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे खुद लीडर्स भी थे जिन्होंने ऐसी चीज़ों से स्ट्रगल किया था, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने दलित्स के राइट के लिए लड़ाई लड़ी ना। और उसके बाद यही लीडर्स जो थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्योर करने की कोशिश की कि वहाँ पर सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को इक्वल, समान नज़रों से देखा जाए, इक्वल नज़रों से देखा जाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज मिल सकें। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स। और ये जो इक्वलिटी थी वो ऐसी की वैल्यू थी जो हमारे पूरे भारत को एक साथ लेके चलती है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, सबके पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। कानून के हिसाब से अनटचेबिलिटी को एक क्राइम समझा गया कि जो छुआछूत लोग कर रहे हैं इसको क्राइम समझा गया और इसको कानून के तहत रद्द कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। अब लोग अपने लिए आज़ाद हैं अपने काम को चुनने के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स सभी के लिए खुली हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच एज मार्जिनल कम्युनिटीज़। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट पे मिलती है कि वो टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते रहें कि गरीबों में और जो शेड्यूल्ड कास्ट है इनको उनका राइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने लिखा उन्होंने ये भी लिखा है कि डाइवर्सिटी का मतलब उसमें ये भी देखना है कि वहाँ पर इक्वालिटी है भी कि नहीं है। डाइवर्सिटी इज़ अ गुड थिंग, डाइवर्सिटी इज़ वेरी गुड थिंग कि हमारे पास इतने अलग अलग रिलीजन्स, कस्टम्स, कल्चर्स होने के बाद भी हम सब साथ रह रहे हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ये इक्वालिटी में है सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ों ने मिलकर इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाया जहाँ पर हर अलग अलग लोगों को, अलग अलग रिलीजन्स को, सबको इक्वल देखा जाता है। यहाँ पर कोई रिलीजन्स के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है ना। तो दैट्स व्हाई इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। दिस इज सीन एज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपको किस में मिले, इतना ही आपको था डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है वो इक्वलिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों की इक्वलिटी को इंश्योर करता है। आप देखोगे तो सेकुलरिज्म को भी प्रॉपर उसमें पहला पेज प्रियम्बल करके पेज है, उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है, सभी को सारे राइट्स मिलने चाहिए, इक्वलिटी वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन की गई। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब आप इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और इसको करने के बाद जब आप आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स आता है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, मैं उसका रिटन आंसर या एक्सप्लेनेशन खुद आपके कमेंट पर रिप्लाई करके दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। ठीक है।